Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 81st question. As you know, we have already covered 17 video of the political science. If you have not watched, please visit all of that. And I have created playlist regarding so many subjects. And these questions are specially for the UPSC and state PCS examination. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And friends, you will not find, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस, because that is totally paid test series and I am providing all the questions and all the data within the free amount. Please watch and share among your friends. 81वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी यानी इंग्लिश में रहेगी. Consider the following statements regarding the National Commission for the Backward Caste. First statement है, it was accorded constitutional status through the 102 मतलब 102 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया. सेकंड है, इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ये एनुअल रिपोर्ट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू भेजता है. थर्ड है, it investigates and monitors all matters relating to the safeguard provided for the socially and educational background. जो मतलब सोशली और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लासेस हैं उनको, बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है कि उनसे रिलेटेड जो भी सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए, और आप ऐसे साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी. फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट है, बी करेक्ट ओनली, फर्स्ट ओनली करेक्ट है, सी है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और डी है सेकंड या थर्ड करेक्ट है. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका सॉल्यूशन सी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इट वाज अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू दी 102 अमेंडमेंट एक्ट, या बिल था जो 123 में था, क्योंकि बहुत सारे बिल लैप्स हो जाते हैं, एक्ट नहीं बन पाते, इसलिए बिल नंबर 123 है और एक्ट नंबर 102 है. व्हेन ए बिल इज़ पास्ड एंड द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट बिकम्स एक्ट. और आपको यहाँ 102 से मुझे याद आ गया 101 जीएसटी था जो 2016 में आया था. 101 2016 में आया था जीएसटी बिल. उसके बाद 102 आ गया, नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. बैकवर्ड कास्ट के लिए कमीशन बना दिया, क्योंकि पहले SC ST के लिए था. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल्दो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर तो है, बट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट, नॉट थ्रू द मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री के थ्रू रिपोर्ट नहीं भेजता है, वो डायरेक्ट भेजता है. तो इसलिए यूपीएससी के क्वेश्चनों को हम ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि भेजता तो है ये, और ये उसके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस के और एम्पावर्ड के अंडर, बट ये डायरेक्टली रिपोर्ट भेजता है. इसलिए हमें एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. One of the function of the NCBC National Commission for the Backward Caste is to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the socially and educationally backward classes. जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए जितने भी मेजर्स लिए गए सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं उनका मॉनिटर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 82nd क्वेश्चन. With reference to the National Productivity Council NPC was in the news recently, consider the following statements. फर्स्ट है, इट इज़ ए स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टेटूट होती है, मैंने पहले ही बताया कि क्या लॉ के द्वारा बनाई हुई है जो पार्लियामेंट में. सेकंड है, इट हैज़ डेवलप्ड भारत 4.0 डिजिटल रेडीनेस असेसमेंट टूल. मतलब कितना डिजिटल हम रेडी हैं उसके लिए असेसमेंट टूल है क्या ये. इट इज़ ए मेंबर ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन. क्या यह एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं हम. ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. रिसेंटली नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल हैज़ बीन ग्रांटेड एक्रीडेशन, मतलब उसको सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया है, कन्फर्मिंग टू द ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसको 17020 अनुपात
2012 बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड इन दी अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में इसको एक मान लो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया ISO का। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें बोला गया है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन 1958, 1958 में इस्टेब्लिश की गई थी। ऑटोनोमस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे है ये डिपार्टमेंट और उसके अंडर ये NPC बनाया गया है, 1958 में बनाया गया। इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एज ए सोसाइटी माना गया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को, उन जो 1860 का रूल है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का। ये भारत 4.0 डिजिटल असेसमेंट टूल है, हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज्ड एंड डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस एंड इंडस्ट्री 4.0 एंड द NPC। द टूल कैन बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्री MSC टू असेस द करंट लेवल ऑफ द डिजिटल रेडीनेस ऑफ द। तो कितना हम डिजिटली रेडी हैं उसके लिए ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए बनाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन is an intergovernmental body based in Tokyo, Japan. India is founding member of it. The NPC is a constituent of the APO, carries out its productivity related program. तो APO एशियन लेवल पे है और NPO इंडियन लेवल पे है और जापान के साथ मिलकर हमने बनाया था और ये देखता है कि कितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कितना हम जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री हैं उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83rd क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ GST कंपनसेशन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये किसके जुरिडिक्शन में रहेगा? हैबियस कॉर्पस पिटिशन ऑफ द मिसिंग पर्सन ड्यूरिंग द रिसेंट फार्मर एजिटेशन। जैसे फार्मर एजिटेशन है, मान लो फार्मर को गायब हो गया तो उसके बारे में हैबियस कॉर्पस होता है कि हैविंग ए बॉडी, मतलब कोई भी फाइल कर सकता है इसको, लोकल स्टैंडाई नहीं होता इसमें। थर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कोई सुप्रीम कोर्ट से सजेशन भी लेता है आर्टिकल 143 के अंडर। ये मतलब एक रेमेडी प्रोवाइड की हुई है, अगर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले पा रहा तो उस केस को फॉरवर्ड कर सकता है, 143 के अंदर सजेशन ले सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन ऑफ लॉ पे पूछ सकते हैं क्या? एक्सट्रीम गिवन सिचुएशन पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव। पहले ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव होता है कि और किसी का राइट ना हो उस पर, एक्सक्लूसिव पार्टिकुलर किसी चीज़ स्पेसिफिक बना जाए। जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, एक्सक्लूसिव पूछा गया है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि केवल इसका ही अधिकार है और कोई कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकता, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट का। इनमें से कौन सा है? जैसे तीनों में से A है फर्स्ट ओनली, B है सेकेंड एंड थर्ड, C है फर्स्ट एंड थर्ड और D है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन C है। पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ ए कोर्ट इज द पावर टू हियर ए केस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ही केस आए। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन मीन्स वेयर वन कोर्ट हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट ए केस टू द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑल अदर कोर्ट, मतलब इसी कोर्ट के पास है और किसी के पास पावर नहीं है और सबसे पहला इसी के पास, इसलिए ओरिजिनल और आप एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन का मतलब समझ गए होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 131, 131 आर्टिकल में दिया हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर डायरेक्टली लिसन द मैटर्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स और द बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, या तो दो स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में, उस पर पूरा ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव राइट है। जो जुरिस्डिक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट का है। इट गिव्स द कोर्ट ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, हैंस GST कंपनसेशन डिस्प्यूट बिटवीन द केरला एंड पंजाब एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का एक्सक्लूसिव राइट है सुप्रीम कोर्ट का। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है हैबियस कॉर्पस, हम जो मान लो PIL रिट्स जारी करते हैं, रिट्स बोलते हैं इनको, गिव्स द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बट एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को भी दिया हुआ है, इसलिए इसको ये आंसर इनकरेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 143 के अंदर दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट मान लो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए कोई प्रॉब्लम में डिसीजन ले नहीं पा रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांग सकता है और उसको ओपिनियन ले सकता है। इट मे रेफर क्वेश्चन टू द कोर्ट कंसिडरेशन, और कोर्ट
कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट के कंसिडरेशन के लिए रेफर भी कर सकता है। नो अदर कोर्ट है, कोई भी कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये अकेला सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किया हुआ है कि प्रेसिडेंट को सलाह ले सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पहले हमने डिस्कस कर लिया कि क्या संविधान में इसका उल्लेख है GST काउंसिल का। सेकेंड है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस एक्ट्स एज ए वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं, क्या फाइनेंस वाइस चेयरपर्सन होता है काउंसिल का क्या? द रेट्स इंक्लूडेड फ्लोर रेट्स विद द बैंड्स ऑफ द GST इज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। जो फ्लोर रेट्स होते हैं, टैक्स रेजिम है क्या, वो GST काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। एनी डिसीजन एट द काउंसिल इज टेकन बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स एंड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। मतलब जो भी काउंसिल में डिसीजन होगा, 2/3 जो बंदे हैं उनके प्रेजेंट एंड वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी है थर्ड एंड फोर्थ, और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है सेकेंड एंड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन बी है। इसमें बोला गया है कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST इन आवर कंट्री। द अमेंडमेंट इंसर्टेड इन न्यू आर्टिकल 279-A। मतलब ये अमेंडमेंट करके बनाया गया है, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर ए से ABCD से डिनोट करते हैं। तो GST 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, और 102 मैंने बताया था NCVC नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट के लिए आया था। तो द अमेंडमेंट इंसर्टेड इन न्यू आर्टिकल इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में विच एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट ए GST काउंसिल। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। द मेंबर ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट्स हैव चूज अमंग देमसेल्व्स टू बी द वाइस। मतलब जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, उनमें से ही कोई बंदा वाइस चेयरपर्सन बनेगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द GST काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स एज मैटर ऑफ द टैक्सेस। तो जो रिकमेंडेशन टैक्सेस की करती है, सेस है या सरचार्जेस है, लिवाइड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स and the local bodies which would get merged in GST. It is also recommended different rates including floor rates with the bands of GST. तो डिफरेंट फ्लोर रेट्स हैं, स्टेट का सेंटर का टैक्स रिजीम डिसाइड करती हैं GST काउंसिल। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। द वोट ऑफ द गवर्नमेंट सेल हैव द वेटेज ऑफ द 1/3। मतलब जो स्टेट्स का वेटेज है 1/3 रहेगा टोटल वोट्स कास्ट इन द, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 रहेगा। The votes of the all states governments have the combined weightage of the 2/3 vote cast at their meeting. Every decision of the unit council is taken majority of 3/4। तो 3/4 मेजोरिटी रहेगी तभी कोई डिसीजन पास होगा, इसलिए क्योंकि 2/3 इनको दिया हुआ है और 1/3 इनको दिया हुआ है, तो 3/4 डिसीजन पास होगा। तो कोई प्रेजेंट एंड वोटिंग बंदों से तो ही बिल पास होगा, नहीं तो बिल पास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि बहुत सारे बंदों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मान लो IT एक्ट 2000 के अंडर लेके उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते थे और उनसे डिस्प्यूट चलता रहता था गवर्नमेंट का। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द स्यू मोटो पावर्स। मतलब स्यू मोटो होता अपने आप डिसीजन ले ले बिना किसी के कंप्लेन फाइल किए हुए। पावर्स है द अटॉर्नी जनरल परमिशन इज मैंडेटरी टू इनिशिएट ए कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है क्या खुद डिसीजन ले ले? उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए पहले कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले। एंड द सेकेंड वन इज हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मान लो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कंटेम्प्ट करता है, अपमान करता है, उल्लंघना करता है उसके बुलावे की, तो क्या उसके पास हाई कोर्ट के पास पावर है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कोई कंटेम्प्ट करता है? तो थर्ड है प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड इफ द कंटेम्प्ट कमिटेड इज ओल्डर देन 1 ईयर। मतलब 1 साल से पुराना कोई कंटेम्प्ट है तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती क्या?
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो उसका सॉल्यूशन सी है। आर्टिकल 1 to 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। मतलब आर्टिकल 129 में बताया गया कि प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। उसका कोई अपमान करता है, आर्टिकल 129 में कहा गया है सुनो मोटो एक्शन ले सकते हैं। और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है। द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट भी है 1971 का। ये स्टेट्यूटरी बैकिंग देता है, जो लॉ स्टेट्यूटरी होता है, जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने। इट डज नॉट डिफाइन व्हाट इज कंटेम्प्ट, इट सिंपली एक्सप्लेन्स द टाइप्स ऑफ। हमें ये भी याद रखना है कि जो 71 जो एक्ट है वो डिफाइन नहीं करता कंटेम्प्ट क्या है, तभी इसमें एम्बिग्यूटी रहती है। ये हमें बहुत ध्यान से रखना है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है क्या डिफाइन किया हुआ उसमें कंटेम्प्ट क्या होता है, तभी इसमें एम्बिग्यूटी है। कोई भी कुछ मान लो आईटी एक्ट के थ्रू अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कोई भी नेट पे पोस्ट कर देता है, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लेते हैं। बहुत केस ऐसे हुए हैं, तो इसलिए इसमें एम्बिग्यूटी है, डिफाइन नहीं किया कंटेम्प्ट क्या है, अनदर क्या है। बट वो बताया गया कि भाई क्या क्या टाइप हो सकते हैं, मतलब कौन से किस तरीके से ले सकता है कोर्ट। जैसे सेक्शन 15 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 9 डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ हाउ केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कैसे इनिशिएट किया सकता है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं केस को, ये नहीं बताया कंटेम्प्ट क्या है। कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल, और जो सरकारी वकील मानते हैं वो सरकारी तरफ से केस लड़ता है अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल होता है हाई कोर्ट में जो केस लड़ता है सरकार की तरफ से। व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ इनिशिएट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस कॉल्ड सुमोटो केसेस। तो सुमोटो में कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अटॉर्नी जनरल की ले सकते हैं, वो आर्टिकल में दिया हुआ है उधर। तो जो सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1971 हैज़ स्पेशल पावर हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस एक्ट में 10 में दिया हुआ है कि भाई कोई मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का राइट्स का हनन करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज हाई कोर्ट लगा सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, आपको ये याद रखना है। एज पर द सेक्शन 20 ऑफ द जो कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ 1971, नो कोर्ट शैल इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंटेम्प्ट आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और अदरवाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट विच द कंटेम्प्ट इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। अगर 1 साल पुरानी कहानी होगी तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट वोट इन इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन में कौन वोट नहीं डाल सकता? पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला वोट नहीं डाल सकता, अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, एनआरआई हैं, कन्विक्ट द रिगोरस इम्प्रिजमेंट है, उसकी सजा काट रहा है, डी वोटर हैं, डाउटफुल वोटर हैं, आर्मी पर्सनल पोस्टेड एट द फॉरवर्ड एरियाज एट द टाइम ऑफ द पोस्ट एट देयर पोस्टिंग, जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे वोट डाल सकते हैं क्या डिफेंस पर्सन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, डी है फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स। तो इसका सॉल्यूशन बी है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर होता है उसको राइट होता है, वो वोट डाल सकता है, क्योंकि वो आगे मान लो कुछ कांड न कर दे, इसके लिए उसको डिटेंशन में रखा गया है। तो इसके लिए क्योंकि आरपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 बना, उसके बाद 52 भी बना, क्योंकि अमेंडमेंट आते गए टाइम टू टाइम और रूल बनते गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हैं, हमने एक्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, इसको समय समय पे अपडेट करते रहते हैं। ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अपना इसको डिफाइन करता है। दे कैन वोट देयर पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट दे सकते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंदा है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया सेक्शन 62 क्लोज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1951 में दिया हुआ है। आपको ये भी याद रखना कि 1951 में कौन सी बात दी गई है, 1952 में कौन सी बात दी गई, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी कवर किए हुए हैं। तो 1951 में ये दिया हुआ है कि इंडिविजुअल इज लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस दो सर्विंग सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट आफ्टर कन्विक्शन कैन नॉट वोट। 1951 में दिया हुआ है कि वोट नहीं डाल सकता जो जेल में है, सज़ा काट रहा है या अंडर ट्रायल है, वो भी वोट नहीं डाल सकता है। और थर्ड है
इनकरेक्ट, जो NRI है हैज़ कम्प्लीटेड 18 ईयर्स दे कैन रजिस्टर टू वोट। अगर NRI ने 18 साल से बड़ा है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है वोट के लिए। सच NRI मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप नहीं लेनी चाहिए उनको। ही और सी कैन रजिस्टर एज ए वोटर टू एड्रेस मेंशन इन इज हर और पासपोर्ट। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिविजुअल इज लॉफुल कस्टडी टू द पुलिस दोज सर्विंग ए सेंटेंस इम्प्रिजमेंट आफ्टर कन्विक्शन कैन नॉट वोट। मतलब कोई भी लॉ के द्वारा उसको कन्विक्ट कर दिया गया अपराधी है तो वो भी वोट नहीं डाल सकता है। डी वोटर्स हैं, डी वोटर्स भी करेक्ट हैं। डी वोटर्स यानी डाउटफुल वोटर्स इज ए कैटेगरी ऑफ वोटर। आसाम में जो NRC हुई थी उसके बदले में जिनके डॉक्यूमेंट फॉल्स पा गए थे तो उनको डी वोटर बोल दिया गया और उनका लिस्ट में नाम नहीं होता, नहीं वो वोट डाल सकते हैं, क्योंकि फॉरेनर ट्रिब्यूनल में वो अगर वो जब तक उनका प्रूव नहीं होगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल हैं जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल उनमें केस पास नहीं होगा तो वो वोट नहीं डाल सकते। ये सिक्स्थ भी करेक्ट है। एनी आर्मी पर्सनल इन द पोस्टेड एरिया लाइक चाइना बॉर्डर कैन नॉट वोट। मतलब जो चाइना के बॉर्डर पे या मान लो पीस टाइम पे पोस्टिंग नहीं है तो जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे वोट नहीं डाल सकता। बाकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी जहाँ से उसका नेटिव प्लेस है वो वहाँ पे डाल सकता है, अपने राइट्स का यूज़ कर सकता है। और ये इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्टी सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बारे में बात की गई है। फॉलो स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू प्राइवेट मेंबर्स एज वेल। जो क्वेश्चन है प्राइवेट मेंबर को एड्रेस किए जा सकते हैं। इट इज सक्सेसिड बाय द जीरो आवर। क्वेश्चन आवर के बाद क्या जीरो आवर आता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार क्वेश्चन क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अनलाइक जीरो आवर इट हैज़ मेंशन इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। मतलब क्वेश्चन आवर क्या जीरो आवर की तरह रूल ऑफ प्रोसीजर्स के पार्लियामेंट के मेंशन किया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट और सेकेंड, बी है तीनों ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ ठीक है, डी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन डी है। जैसे मान लो क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है, जो भी किसी को डाउट होता है अपोजिशन को तो गवर्नमेंट से पूछता है कि आपने क्या किया, किस पॉलिसी में क्या किया। इसमें इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। मेनली क्या है, मिनिस्टर टू गवर्नमेंट रहता है। हाउएवर ए क्वेश्चन में बी एड्रेस और टू ए प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर से पूछा सकता है इफ द सब्जेक्ट्स मैटर टू क्वेश्चन रिलेट्स टू दिस सम बिल। मान लो प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल पास लेके आए तो उससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रेजोल्यूशन और अदर मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ ए हाउस फॉर दैट द मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल। मेंबर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो क्वेश्चन आवर्स है ऑक्यूपाइज द फर्स्ट स्लॉट ऑफ द एवरी पार्लियामेंट्री सेशन। क्वेश्चन आवर का स्लॉट रहता है, एवरी पार्लियामेंट सेशन चलता है उससे पहले, बाद में पहले क्या होता है क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद जीरो आवर होता है। तो उसके बाद डे टू जीरो आवर में क्या होता है, डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूटीन के। द लिस्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस हैज़ टू बी बिफोर हैंड प्रायर नोटिस हैज़ बीन गिवन। तो जो क्वेश्चन दिए जाते हैं पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीरो आवर में डे टू डे लाइफ के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर में नॉर्मल दो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड आर लिस्टेड इन दी थ्री कैटेगरी। तीन तरह के कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन आवर्स में, अनस्टार, स्टार एंड शॉर्ट नोट। तो स्टार्ड क्वेश्चन है क्या, ओरल आंसर रहेगा, और ओरल रहेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी से बात करते टाइम आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कन्वर्सेशन चलता रहता है। अनस्टार क्या है, जिनमें क्या है रिटर्न आंसर चाहिए, हैंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, तो रिटर्न आंसर चाहिए तो अनस्टार हो गया। शॉर्ट क्या है, शॉर्ट नोटिस, बस 10 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है और इनको आंसर किया जाता है, ओरली बोल कर आंसर दिया जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन आवर लिस्टेड इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर अनलाइक जीरो आवर विच इज एन इंडियन इनोवेशन। जीरो आवर तो इंडियन इनोवेशन है, क्वेश्चन आवर बट रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, मेजोरिटी के बारे में क्वेश्चन दिया। और पहले मैंने प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा हुआ तो देखो, मेजोरिटी के बारे में फुल अच्छे से पढ़ा रखा मैंने, क्या क्या होता है, मेजोरिटी कितने टाइप की होती हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सिंपल मेजोरिटी है जो, उसका क्या है, रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी
को क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। थर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी, क्या रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा, जो डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा हटाया जाता है। फोर्थ है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, बाय स्टेट लेजिस्लेटर फॉर द अबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट और सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच है, जैसे सिंपल मेजोरिटी रेफर्स टू ए मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स। मतलब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, प्रेजेंट एट वोटिंग, जितने आदमी प्रेजेंट है, मान लो 545 में से टोटल 550 मान लो लोकसभा की सीट है, उसमें से 45 ही हैं, 545, और जो 5 हैं खाली हैं आपकी सीट। तो अब हम इसमें प्रेजेंट मान लो आपके 300 हैं, 300 में से 300 प्रेजेंट है, 300 में से अगर 150 151 ने वोट डाल दी तो आपका पास हो जाएगा, उसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। तो जैसे सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से रूल पास होते हैं, बिल पास होते हैं, जैसे मनी बिल है, आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे इसी क्वेश्चन से, आपके लगभग सिंपल मेजोरिटी का चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे मनी है, फाइनेंस है, ऑर्डिनरी बिल है, कोई साधारण बिल है, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज़्यादा। एडजस्टमेंट मोशन है, मान लो आप सभा को एडजस्ट करना चाहते हैं, या नो कॉन्फिडेंस मोशन है, या सेंसर मोशन है, या कॉन्फिडेंस मोशन है, तो सारों के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं तो वो भी प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं मान लो, तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और इलेक्ट करने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के, तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और रिमूवल के लिए आपको याद रखना कि लोकसभा स्पीकर को रिमूवल के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में बता देता हूँ, जैसे 550 सीट है, तो 550 का जो है आधे से ज़्यादा, आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, एंड मतलब 2 2 4 2 से 14 275 सीट आपके पास होनी चाहिए, तभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, मतलब 276 होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, जितने भी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, उसका आधे से ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो होती है, मैंने बता ही दिया कि 50% जो टोटल मेंबरशिप है, और उनके लिए वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है या राज्यसभा है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करती है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है लंबे टाइम तक। रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर वेयर हाउस हैज़ टू पास ए रेजोल्यूशन, अगर आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्पीकर को, इधर मेन स्पीकर होता है, उधर जो है वाइस प्रेसिडेंट रहता है, जो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है राज्यसभा का। इन दोनों को निकालने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पैसे से रिक्वायर्ड है, तो उसको भी लिए भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 का आर्टिकल के अंडर लगती है। इफेक्टिव मेजोरिटी थर्ड करेक्टली मैच है। इफेक्टिव मेजोरिटी किसको बोलते हैं, जो मान लो 550 तो आपकी टोटल सीट है, बट उसमें क्या है 5 खाली हैं, तो 545 का जो आधे से ज़्यादा रहेगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इसको आपको याद रखना है, 545 का आधे से ज़्यादा रहेगा तो उसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। इसका 2 से डिवाइड कर लेना, 1 प्लस कर देना, तो उसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से हैं, जैसे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, तो उसके लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। या डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी के लिए मतलब इफेक्टिव चाहिए, उधर मेन के लिए तो एब्सोल्यूट चाहिए था। और स्पेशल मेजोरिटी के लिए जैसे क्या होता है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 368 के अंडर हम जो अमेंडमेंट किया हुआ चीज़ों को डालते हैं, तो इसमें क्या है, मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने आदमी प्रेजेंट है एक तो उनका 2/3 चाहिए, और उसके साथ सपोर्ट बाय दी 50% ओवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे मान लो हाउस
में 500 टोटल स्ट्रेंथ 550 है, इसका 50% +1 चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी चाहिए, तभी कोई बिल पास होगा। तो ये बहुत टिपिकल होता है लेना, क्योंकि जैसे जिसको फेडरलिज्म पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फेडरलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा तो स्टेट का भी कंसेंट चाहिए, बट फेडरलिज्म पे इफेक्ट नहीं कर रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इस तरीके के थ्रू होता है, इसलिए ये बहुत टिपिकल है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसी से हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को भी, कैग को भी, और नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर लगाई जाती है उसका भी इसी से है, और जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाता है या हटाया जाता है उसका भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही होता है, जो आर्टिकल 368 के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप मेजोरिटी का आपको क्लियर होगा, वो अब इससे कोई क्वेश्चन आएगा आप कहीं पे भी अटेम्प्ट कर लोगे। 89th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में बात की गई है, विच वॉज टेस्ट फायर्ड रिसेंटली, उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट इज़ एन इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO। इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय एनिमी सर्विलेंस राडार ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसका सी सॉल्यूशन है। मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द DRDO, तो DRDO के द्वारा डेवलप की गई। इट हैज़ ए स्ट्राइक रेंज ऑफ दी 100 से 150 किलोमीटर तक जा सकती है। इट कैन बी अलोंस वेरिंग रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड, मतलब अलग अलग ऊंचाइयों से छोड़ी जा सकती है। द फर्स्ट इंजीनियर्स है ये DRDO द्वारा डेवलप की हुई। और सेकंड करेक्ट है, एंटी रेडिएशन मिसाइल are designed to detect, track and destroy adversary radar, communication assets and other radio frequencies which are generally part of their air defense system। तो एंटी रेडिएशन का मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है उनके कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया विद रेफरेंस टू द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है इंडिया में, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इनफोर्स बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, मतलब एक ही सिस्टम फॉलो किया जाता है सेंट्रल और स्टेट लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। सेकंड है हाई कोर्ट्स आर दी सबऑर्डिनेट टू दी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स क्या सबऑर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर दी सबऑर्डिनेट ऑफ दिस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, और सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है तीनों ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हैंस द सेम सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्स बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ, मतलब सेंटर के स्टेट के लॉ इंटीग्रेटेड है, कोई भी रूल अप्लाई होगा तो यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। जैसे आर्टिकल जो हमारे 226 के अंडर हम मान लो फंडामेंटल राइट्स का जो रिट्स जारी होती हैं उसके मामले में इसकी ज़्यादा पावर है 226 की। हाई कोर्ट इज नॉट हाई सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट फॉर द अपीलेट पावर कन्फर्ड टू द। अपीलेट पावर ये है कि पहले हाई कोर्ट में अब कोई चीज़ आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में तो सबऑर्डिनेट है, नहीं तो सबऑर्डिनेट नहीं है। और एक केस भी था जैसे इन तिरुपति बालाजी केस, the Supreme Court recognizes that despite having appellate powers, the Supreme Court has always been caution is issuing direction to the High Court, has been using alternative and polite expressions such as request, expected to, trust or hope. It includes that power of the subordinates is only granted to the High Courts and not the Supreme Court. Thus, the High Courts are not Supreme Court of India. तो पावर जो सबऑर्डिनेट्स के हाई कोर्ट को दी गई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट, ये जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है ना सभी सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट्स के, ना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, आपको ये याद रखना है। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो with more questions and please share my video among your friends. Okay friends, bye.